राधे राधे दोस्तों। मैं विन्नी कपूर श्री जी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आई नो बहुत ज्यादा दिन का गैप आ गया है, एक्चुअली घर में कोई इमरजेंसी के कारण जो थी वीडियो में डिले हुआ, बट आई एश्योर यू के वीडियो का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं, ये पूरा मैं करके रहूंगी, तो आपका साथ भी बना रहे। तो इसी रेंज में हम आगे जो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं वो ये है कि भारत के नगरीकरण यानी कि द्वितीय नगरीकरण की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे कि द्वितीय नगरीकरण, पहला नगरीकरण तो हमने देखा कि जो हड़प्पा को है, जो फर्स्ट एवर नगरीकरण की जो है ख्याति प्राप्त है, लेकिन द्वितीय नगरीकरण से हमारा क्या आशय है, तो यूपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा है। तो 6वीं शताब्दी भारत में द्वितीय नगरीकरण का युग था, यानी कि 6वीं शताब्दी 6th सेंचुरी ऐसा युग था जिसको हम द्वितीय नगरीकरण के बारे में कह रहे हैं। तो गाइस 6th सेंचुरी करके भी क्वेश्चन में दे सकता है, तो क्योंकि आप किसी भी तरीके से उसके अंदर वो ना हो, तो इसलिए इसको हमें जो है इसका हमने इसको डेप्थ में तैयार किया है ताकि किस तरीके से भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सको। जो वैदिक काल की आर्थिक संरचना में बदलाव का परिणाम था, तो बेसिकली वैदिक काल की आर्थिक संरचना में बदलाव के परिणाम को ही हमने द्वितीय नगरीकरण के रूप में लिया। बाद के वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्य के साथ ही जनजातीय राज्य के प्रतिस्थापन की प्रवृत्ति 7वीं सदी ईसा पूर्व के पास आरंभ हुई थी, और इन बड़े राज्यों के गठन को बाद में महाजनपद कहा गया। लेकिन जैसे जैसे हम देखें कि वैदिक काल जो था, जो गुजर रहा था, उसकी आर्थिक संरचना डेवलप हो रही थी, वहीं इन महाजनपदों की स्थापना भी हो रही थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद ये वह अवधि थी साहित्य लेखन की परंपरा का जहां पर प्रारंभ हुआ। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नगरीकरण व्यवस्था लंबे समय तक चलता रहा, यानी कि अब जो ये नगरीकरण द्वितीय नगरीकरण के रूप में शुरू हुआ तो ये लंबे समय तक हमें इसके अवशेष प्राप्त है। शहरीकरण और राज्य के गठन के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या थे, जिनमें पहला है अधिशेष उत्पादन, कि अगर शहरीकरण इतना तेजी से बढ़ रहा था, राज्यों का गठन हो रहा था, तो उसमें कारक क्या थे। तो पहला था अधिशेष उत्पादन। राज्य निर्माण शहरीकरण दोनों कृषि उत्पादन क्षेत्र अधिशेष पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, यानी कि जितनी भी हम कृषि में जो भी उत्पादन कर रहे थे वो सारा सरप्लस में था। गंगा घाटी में लोह उपकरणों के प्रयोग से, यानी कि लोहे उपकरणों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेतों की जुताई आसान हुई, जिसने कृषि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं सुत्नीपात और अष्टाध्यायी जैसे समकालीन ग्रंथों में हमें भूमि जुताई की सूचना भी हमें मिलती है। गंगा घाटी के लोग एक वर्ष में 2 या 3 फसलों का उत्पादन करना सीख गए थे। धान की रोपाई पद्धति का विकास हो चुका था और कृषि में दासों और कर्मचारियों को लगाया गया। अधिक उपज वाली चावल खेती की शुरुआत हुई, सबसे ज्यादा चावल की खेती को ही यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया। स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन किया गया तथा एनबीडब्ल्यू स्थलों की संख्या में वृद्धि हुई। अतः ऐसे श्रम को नियंत्रित और निर्देशित करने हेतु लोगों को एक प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई कि जब हमारा इतना ज्यादा जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारे पास कोई ना कोई जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे कि हम इसको और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक या और भी ज्यादा सिस्टमैटिकली इसको आगे ग्रो कर सके। फिर है अंतरंजी खेड़ा, ग्रामीण से नगर के रूप में उदित एक उदाहरण है, यानी कि बहुत से ऐसे हमने जो थे हड़प्पा काल के कुछ लोग, कुछ ऐसी जातियों को, या आगे हम अभी पढ़ेंगे कि ऐसी हमने जातियों को देखा जो ग्रामीण से नगर के रूप में परिवर्तित होती हुई हमें दिखी। फिर उसके बाद अगर देखें तो अधिशेष पर नियंत्रण रखना भी जरूरी था, क्योंकि अधिशेष हो रहा तो नियंत्रण भी जरूरी है। छोटे समूह द्वारा अधिशेष का संग्रह, नियंत्रण, वितरण बड़े समाज हेतु स्वीकार्य है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में यही छोटा संग्रह शक्तिशाली हो गया और उन्होंने समाज में अधिकार और विशेष दर्जे का दावा किया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे वर्ग शिल्पकार जो स्वयं के शिल्प उत्पादों के साथ कृषि उत्पाद का आदान प्रदान भी कर सकते थे, उन्हें भी कृषक के समान अपने शिल्प उत्पादों के साथ एकत्र वितरण हेतु एक समूह पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि अगर ये भी देखा जाए तो उस समय बार्टर सिस्टम जो हम शुरू से देखते हैं वो चल रहा था, कि अभी मुद्रा इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं थी, तो बार्टर सिस्टम चल रहा था कि शिल्पकार अपनी चीजों का, उत्पादों का कृषि उत्पादों के साथ लेन देन कर रहे थे। वहीं अगर हम देखें तो आर्थिक केंद्रों का उदय हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली आर्थिक जो डेवलपमेंट हो रही थी तो उससे कुछ केंद्र ऐसे स्पेसिफिक बने जिसने और ज्यादा ग्रोथ को अंजाम दिया। विभिन्न गांव कृषि अधिशेष का उत्पादन करते हुए एक विशेष सुविधाजनक स्थान का चयन किया और वह अपनी स्वयं की
वस्तुएं लाएं और दूसरों के साथ उसका आदान प्रदान और विपणन की इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली, जो कि मैंने अभी आपको बताया बार्टर सिस्टम चल रहा था उस समय, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि आप एक वस्तु दीजिए तो मैं भी एक वस्तु दूं। यानी कि अगर आपका चना है और उसके बदले में आपको शूज चाहिए किसी से, तो फिर आप ऐसे समान टू समान अदला बदली करो। अतः ऐसे स्थान जहाँ आसानी वस्तु की खरीद बिक्री होती थी उसे निगम या बाजार कहते थे। यानी कि बाजार डेवलप होने लगे कि एक ऐसा स्थान निश्चित कर दिया गया जहां पर विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वहां पर लोग बेचने के लिए आते थे। ये बाजार व्यापारिक मार्गों पर स्थित है। ऐसे स्थानों में शहरीकरण की प्रक्रिया और तीव्र होती चली गई। यानी कि जैसे कि उज्जैन, यानी कि शहरीकरण की प्रक्रिया में तेज व्यापारिक मार्ग बनाए सबसे ज्यादा मंदिरों के आसपास। क्यों? हमने देखा कि मंदिरों की जो बहुत ख्याति शुरू से रही, तो लोग जो आते थे, जो व्यापारिक जो दूसरे स्टेट से भी आ रहे थे या दूसरे देशों से भी भारत में भ्रमण करने आ रहे थे, तो वो मंदिरों पर जरूर जाया करते। तो मंदिरों के आसपास की जो पद्धति आज हम देखते हैं कि मंदिर, किसी भी मंदिर के लिए आप चले जाओ तो वहां पर आसपास आपको बाजार देखने को मिलता है। तो ये पद्धति हमारे 6वीं शताब्दी से ही जो थी प्रचलन में आई। फिर है क्षेत्रीय राजनीति का उदय भी हुआ। कुछ क्षेत्र जो कस्बों के रूप में उभरे, राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। वो विभिन्न राज्यों की राजधानियां इस प्रकार जल्द ही शहरी क्षेत्र बन गई। इस संबंध में हम मगध के राजगृह, कौशल में श्रावस्ती, वत्स में कौशाम्बी और अंग में लंपा और पांचाल में अहिछत्र का उल्लेख हम कर सकते हैं। वहीं धर्म की भूमिका भी चरम पर थी। 6वीं शताब्दी बीसी में कुछ स्थानों पर जो पूजा स्थल था तथा दूर दूर से आने वाले लोगों में जो बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, उनको वहीं पर उसके रूप में इन्हीं चीजों को, यानी मंदिरों वगैरह को डेवलप किया गया। वैशाली कौशाम्बी की प्रशासन, धर्म, अर्थव्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। यानी कि मंदिर जो थे, ना केवल मंदिर भी सिर्फ मंदिर या धार्मिक केंद्र के रूप में नहीं थे, बल्कि मंदिरों का प्रयोग आर्थिक व्यवस्था हेतु भी किया जाता था, मीटिंग्स करने के लिए भी किया जाता था, बैठकें भी बैठती थी वहां। फिर वहीं हम देखें तो शिल्प विकास, कुछ अधिशेष ने शिल्प विकास का मार्ग प्रशस्त किया और केंद्र ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्प की सूचना हमें मिलती है कि उस समय शिल्प का जो उत्पादन था वो भी बहुत ही अच्छा था, जिसके परिणाम स्वरूप शिल्प विशेषीकरण को भी प्रोत्साहित किया गया और एक खास प्रकार के शिल्प खास क्षेत्र में बसने लगी। और उदाहरणतः वैशाली में कुम्हारों की बस्ती की सूचना मिलती है। अभी भी हम देखते हैं कि अगर आप किसी जगह जाते हो तो आपको पर्टिकुलर उस जगह पर रहने वाले लोग जो है मिलते हैं, स्पेसिफिक लोग वहां पर मिल जाते हैं। जैसे कि सपोज अगर आप कपड़े बेचने वालों के उसमें जाते हो तो कई लोग आज भी जो है ये लोग अपने ग्रुप बनाकर ही वहां पर रहते हैं। तो उस समय भी यही था कि लोगों ने ग्रुप बनाकर सेम काम करने वाले एक साथ रहने लग गए थे, जिससे कि एक जगहों का सिर्फ खास क्षेत्र के रूप में भी, इनकी जो खास काम को लेकर जो क्षेत्र थे उसके रूप में भी ये बसने लगे। फिर वाणिज्य व्यापार में कृषि अधिशेष शिल्प विकास ने वाणिज्यिक गतिविधियों को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। वहीं अगर हम नगरों को देखें तो उन स्थलों को कहा जाता है जहां पर आबादी का महत्वपूर्ण वर्ग खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य दूसरी गतिविधियों में संलग्न है। यानी कि वह जनता जो खाद्य उत्पादन के साथ साथ दूसरी गतिविधियां, शिल्प हो गई या फिर कोई कुम्हार का काम या जो भी हो, उसमें भी संलग्न थी, उसको नगर कहा गया। नगर में कारीगरों, धनी, गरीब लोग, प्रशासन की उपस्थिति और शहरी समाज की विशेषता मिलती है। नगर की उत्पत्ति 2 निर्णायक प्रक्रियाओं का परिणाम थी, जिसमें प्रथम तो था मनुष्य का प्रकृति के साथ रिश्ता, अर्थात लोहे का प्रयोग और धन की रोपाई की तकनीक की जानकारी, जिसके कारण गंगा घाटी के क्षेत्र में कृषि पैदावार को बढ़ोतरी में सफलता हो सकी। और वहीं दूसरा हमारा क्या था, दूसरी प्रक्रिया थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समाज की आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना, अर्थात शासक जातियां जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, व्यापारिक वर्ग के साथ मिलकर अतिरिक्त खाद्य उत्पादन और अन्य सामाजिक उत्पादन पर अधिकार प्राप्त कर ले रहे थे। नगरों की विविधता को जो हमारे चट्टोपाध्याय जो हमारे हिस्टोरियन है के शहरों में नगरों की नगरीयता के रूप में इन्होंने इसको वर्णित किया। क्योंकि नगर केवल बस्तियां नहीं थी, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक महत्व के केंद्र भी अब बन चुके थे। तो वहीं बाहरी व्यापारिक मार्ग अगर देखा जाए तो भूमि मार्ग यहाँ देखें तो उत्तरी अफगानिस्तान, ईरान के साथ तक्षशिला को जोड़ने वाले मार्ग और कच्चे माल जैसे चांदी, सोना, लेपिस lazuli, जेड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिनका भारी मात्रा में बाहरी व्यापारिक मार्गों से व्यापार किया जा रहा था। भारत और मेसोपोटामिया के मध्य लंबी दूरी का व्यापार चल रहा था। बंगाल से म्यांमार तक का मार्ग महत्वपूर्ण है, जिससे हमें भारी मात्रा में जेड और लेपिस lazuli की आयात के वर्णन मिलता है। व्यापारिक वस्तुओं में कृषि और गैर कृषि उत्पाद भी अब शामिल हो चुके थे। व्यापारिक मार्ग यदि देखा जाए
तो एग्जाम्पल, महात्मा बुद्ध ने राजगृह से कुशीनगर तक की यात्रा में अनेक व्यापारिक मार्गों का मार्ग पर गए, इससे उन व्यापारिक मार्गों को बढ़ावा मिला। फिर वही राजवैद जीवक तक्षशिला से श्रावस्ती राजगृह तक यात्रा करी और फिर महत्वपूर्ण व्यापारिक वर्ग के रूप में हुए। तो जितने भी हमारे जो धर्म के जो इन्फ्लुएंसर्स थे जिस समय, बौद्ध धर्म के जो महावीर थे, जैन धर्म के महावीर या फिर महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के, तो इन्होंने भी जहां जहां पर रास्तों पे वहां से गए तो वहां पर इन्होंने जो है नगरों को बसावट में बहुत ज्यादा व्यापारिक मार्ग के रूप में आज हम उन रास्तों को देख सकते हैं। फिर वहीं पर उत्तरा पथ के रूप में भी हमें वर्णन मिलता है कि उत्तरी भारत का अंतर क्षेत्रीय मार्ग था जो उत्तर पश्चिमी से लेकर सिंधु गंगा मैदानों से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में स्थित ताम्रलिप्ति से के बंदरगाह तक जाता था। अष्टाध्यायी और विनय पिटक जातक कथाओं में इनका उल्लेख भी हमें मिलता है। वहीं दक्षिणा पथ में अगर हम देखें तो दक्षिण का महान मार्ग अर्थशास्त्र में भी हमें दक्षिण पथ के रूप में से जानकारी मिलती है। ये मार्ग में पाटलिपुत्र से लेकर प्रतिष्ठा तक फैला हुआ है और पश्चिम तट पर बंदरगाहों से भी ये जुड़ा हुआ है। विनिमय की वस्तुएं तक देखें कि भारी मात्रा में सबसे ज्यादा विनिमय हो रहा था तो किन वस्तुओं का, तो लोहे, तांबा, टिन, चांदी जैसी धातुओं से बने उपकरण, नमक, सूती कपड़े, ऊन, कंबल, घोड़े, शंख की माला, सोने के आभूषण, हाथी दांत भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा इस तरीके का पूरा वर्णन कि किस प्रकार से द्वितीय नगरीकरण में हमारे व्यापारिक मार्ग, नगरों की धार्मिकता की, आर्थिकता की, सामाजिक तौर पर क्या क्या बदलाव हुए जिन्होंने द्वितीय नगरीकरण को बढ़ावा दिया, उसके बारे में हमने पढ़ा। अगर निष्कर्ष देखा जाए तो इस प्रकार कृषि, शिल्प और उन मजदूरों और श्रम को नियंत्रित करने वाले लोगों के बीच कई क्षेत्रों में एक नया संबंध स्थापित किया गया था। आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप नए शहरी केंद्रों का उदित हुआ, यानी कि और भी चीजें फैक्टर इंपॉर्टेंट थे पर आर्थिक गतिविधियों ने शहरी केंद्रों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे जुड़ा अगर हम मैप देखना चाहें कि द्वितीय नगरीकरण जो था उसमें महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे, तो ये मैप आपको पूरी जानकारी इसके अंदर देता है कि किस प्रकार जो थे हमारे तक्षशिला हो गया, कंबोज हो गया, हस्तिनापुर हो गया, मथुरा, उज्जैन, विदिशा, प्रतिष्ठान, जिन जिन का भी हमने देखा कि जो भारी मात्रा में व्यापारिक जो थे आपके व्यापारिक मार्ग के रूप में इनकी स्थापना हुई। तो ये हमारे महत्वपूर्ण मैप है जिसे आप अगर पुट करते हैं अपने एग्जाम्स में डालते हैं तो ऑब्वियसली जो है हमें ये सब चीजें करती रहनी चाहिए क्योंकि इनसे जो है मार्क्स में इंक्रीमेंट होता है और मदद मिलती है। धन्यवाद। राधे राधे।